दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत और एरिक्सन का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, ये सभी बातों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या सीखेंगे आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इस पर मिल जाएगा। यहाँ पर जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पूरी वीडियो को आप लोग देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा और सभी सिद्धांत आपके क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद से अगर डाउट होता होगा तो भी कोई डाउट नहीं होगा साथियों। चलो शुरू करते हैं। तो देखा जाए डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया संबंधित है आपके पठन विकार से। तो प्रश्न बनेगा डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। पठन विकार में क्या समस्या होती है? बच्चा इस से सा लिखा है तो सा को उल्टा पढ़ देगा, वाज पढ़ देगा। क्या पढ़ देगा? वाज। मतलब ये बच्चा इसको ये पढ़ देता, मतलब उसको मतलब उल्टा पढ़ देता है। तो ये हमारा होता है डिसलेक्सिया कहा जाता है। ये पठन विकार से संबंधित है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे हमारा लिखा होगा डॉग, डॉग को उल्टा पढ़ देगा। डॉग लिखा होगा, डॉग को उल्टा पढ़ देगा GOD, गॉड। अब एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि अगर आप पढ़ाए नहीं गए होंगे, आपका टीचिंग लगा होगा प्राइमरी में, तो बच्चा डी आप ऐसे लिखना सिखाते हैं, लेकिन बच्चा DA ऐसे लिख देता है। ये भी आपका डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। ये भी डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। ये ठीक कैसे होता है? ये ठीक होता है बार बार अभ्यास करने से। बार बार अभ्यास करवाएंगे, धीरे धीरे करके वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित। अब कुछ और जान लेते हैं। तो गणितीय विकार एक होता है, गणितीय विकार को हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग नोट करके डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया कहते हैं किसको? गणितीय संबंधी विकार को। तो इसको आप लोग नोट कर लिया, क्या गणितीय संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। एक और हमारा होता है क्या? लेखन संबंधी। जहां भी लिखने से संबंधित आ जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा ग्राफिया। क्या हो जाएगा? ग्राफिया। तो डिसग्राफिया आपका लेखन संबंधी विकार होता है। इसके अलावा एक हमारा लास्ट बचा है बोलने वाला। तो बोलने वाले में फेजिया आ जाता। फेजिया मतलब डिसफेजिया। फेजिया मतलब फोन, फोन मतलब बोलने से। तो जहाँ पर बोलने संबंधी विकार होता है तो वहाँ पर हमारा होता है डिसफेजिया। तो चार हम बताएं आपको, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार, डिसफेजिया वाणी संबंधी विकार। ये चारों आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता मतलब कि इनमें से किन किन प्रक्रियाओं को, किन किन कार्यों को करेंगे जिससे हमारा शिक्षण कार्य और अच्छे से होगा, बढ़िया से बढ़िया हम शिक्षण कार्य कर ले पाएंगे। तो देखो कैसे होगा, श्यामपट्ट पर लिख करके बच्चों को समझाएंगे तो क्या अच्छा शिक्षण होगा? बच्चा समझ नहीं पा रहा है तो उसको श्यामपट्ट पर लिख कर समझाओगे तो समझ अच्छा कार्य होगा ना? बिल्कुल। शिक्षण कुशलता को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अच्छे से बच्चा सीखेगा। प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे, कोई प्रश्न रहेगा उसको हल करना सिखाएंगे, वहाँ से भी शिक्षण कुशलता बनेगा। प्रश्न पूछना, बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा की भावना जागृत होगी, जिससे उसका मानसिक और संज्ञानात्मक दोनों विकास होगा। तो इसका देखिए तीनों सही लग रहा है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? कहीं कहीं आपको किंडरगार्टन मिल जाएगा, कंफ्यूज मत होना, दोनों लगभग सेम होता है, लगभग नहीं पूरा सेम होता है। तो दिए थे मॉन्टेसरी, सॉरी दोस्तों, दिए थे फ्रोवेल ने। तो फ्रोवेल दिए थे किंडरगार्टन विधि का जो है किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोवेल ने किए थे, और इसको खेल विधि भी कहते हैं। और पूछा जाता है मॉन्टेसरी, तो मारिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी पद्धति का प्रतिपादन किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए परिवार एक साधन है। परिवार किसका साधन है? पहले विकल्प को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है और विद्यालय एक औपचारिक शिक्षा का साधन। ध्यान देना, विद्यालय औपचारिक शिक्षा का साधन है, परिवार अनौपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर होता है? अनौपचारिक मीन्स होता है अनऑफिशियल तरीके से, मतलब वहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा, हाँ सीख जाएगा। तो शिक्षा का मतलब होता है जैसे बच्चा छोटा सा होगा जब, तो घर में ही रहता है, 2 साल 1 साल पैदा होते ही होने के बाद से लेकर के जब तक स्कूल नहीं जाता तब तक घर में रहता है और उसको घर में ही शिक्षा दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के या बालक की पहली जो गुरु होती है उसकी माँ होती है और उसकी माँ उसको शिक्षा किस रूप में देती है? अनौपचारिक शिक्षा के रूप में दिया जाता है। तो जहाँ पर कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कब किसी को शिक्षा देना है, वो अनौपचारिक शिक्षा होता है और स्कूली शिक्षा जो होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो देखिए अनौपचारिक का मतलब हो जाएगा अनऑफिशियल एजुकेशन, आपको अभी देखिए इंग्लिश से क्लियर हो गया होगा। औपचारिक का शिक्षा का मतलब होता है ऑफिशियल एजुकेशन, क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो संज्ञानात्मक विकास आपको देखना है कहाँ परिभाषित किया जाएगा। तो भैया देख लो विकल्प, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखा जाएगा? तो विद्यालय एवं कक्षा में। समझ, संज्ञानात्मक का मतलब आप अगर देसी भाषा में समझ लें तो बच्चे का समझ कितनी विकसित है, बच्चा की माइंड स्तर मतलब दिमाग का स्तर कितना है, उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा देखें कहाँ पर? विद्यालय एवं कक्षा में देखेंगे साथियों। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था? 4 स्तर भैया आपको हम बता चुके हैं अभी, क्या है कि 4 स्तर किसके द्वारा दिया गया था? पियाजे के द्वारा दिया गया था। 4 स्तर कौन कौन से थे? पहला हमारा था संवेदीगामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा था आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो एक आपका था पहला क्या था? संवेदीगामक अवस्था। इसकी आयु सीमा होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु सीमा होती है 2 से 7 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तीसरी हमारा होती है 7 से 11 वर्ष और चौथी हमारा होती है 11 से 14 वर्ष। तो अवस्थाएं 4 दिया था। बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया था? तो जीन पियाजे के द्वारा, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो दोस्तों और इन्हीं के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो 4 स्तर दिए गए थे। पहला हमारा संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हमारा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और तीनों का आयु सीमा आपसे पूछा जाता है तो संवेदीगामक का 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक का 11 से लेकर के 14 वर्ष तक होता है। चलो अब बचे हमारे कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास या नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इनके अनुसार किसी भी बालक के या किसी की व्यक्ति के 3 स्तर पाए जाते हैं। एक हमारा होता है पूर्व परंपरागत स्तर, पहला हमारा होता है पूर्व परंपरागत स्तर, उसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा होता है आपका परंपरागत स्तर और तीसरा आपका होता है उत्तर परंपरागत स्तर। तो 3 स्तर किसके द्वारा दिया गया था? कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। इसके बारे में भी दोस्तों आता है कि पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है, उसको हम लोग किसी बाद के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इतना आप लोग समझिएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। आगे देखिए एरिक्सन के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो एरिक्सन के द्वारा प्रतिपादन किया था मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और ये मनोसामाजिक सिद्धांत के जो प्रतिपादन किए थे उसके अंदर इन्होंने 8 स्तर को बांट दिया था। मनुष्य के आयु के अनुसार 8 स्तर में बांटा था। कैसे कैसे बांटा था उसको हम लोग उस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पूछा जाएगा एरिक्सन किस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अब स्किनर के बारे में देख लेते हैं भैया। स्किनर के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोग जानते होंगे कि स्किनर जो है क्या था? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे और चूहे पर प्रयोग किए थे। क्या? चूहे पर प्रयोग किए थे। चलो
देखिए क्या लिखा है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क भाई छोटा सा बच्चा है, 1 साल 2 साल 3 साल का बच्चा है, इनमें अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या निषेधात्मक मतलब निगेटिव भूमिका होना चाहिए? क्या संवेदनात्मक भूमिका होना चाहिए? क्या उदासीन भूमिका होना चाहिए? नहीं, आपका इसका विकल्प जो है बी सही आंसर हो जाएगा, अग्र सक्रिय भूमिका होना चाहिए। देखिए जब छोटा सा बच्चा होता है तो कहाँ रहता है भाई? घर में ही रहता है, अभिभावक के ही साथ रहता है। तो सिखाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? अभिभावक की होगी, उसके माता पिता की होगी, उसके चाचा चाची, उसके दादा दादी की होगी, और मतलब जितने घर में मेंबर होंगे सभी की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को सिखाया जाए। तो क्या हो जाएगा, अधिगम में किसकी जिम्मेदारी होगी? आपका अभिभावक की जिम्मेदारी। और कैसी होगी? अग्र सक्रिय, क्योंकि भाई घर वाले नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा बताओ, बाहर से कोई सिखाने तो आएगा नहीं। तो आपका इसका विकल्प जो है बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों में बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक का मतलब आप लोग समझिए, संवेग का मतलब जो चीज़ें एकाएक आपके दिमाग में, जैसे मान लो गुस्सा आपको आता बहुत तेजी से, डर जाते हैं आप लोग, ठीक है, आपको मतलब गुस्सा, भय, प्रेम आ जाता है, तो ये सभी चीज़ें संवेग कहलाती हैं। और संवेगात्मक समायोजन मतलब कि गुस्सा अगर आपको आ रहा हो और कहीं ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपको गुस्सा नहीं करना हो, तो वहां पर अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं तो उसको कहते हैं समायोजन। जैसे मान लो आप 100 लोगों की भीड़ में खड़े हो, या आप किसी ऐसे जगह गए हो जहाँ पर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं और आपको गुस्सा आ रही है, तो क्या आप समायोजन कर पा रहे हो? आप संवेगों को समायोजन नहीं कर पा रहे। अब देखो दूसरा एक चीज़ और होता है, रोना जानते हैं ना, कि जैसे आपको कहीं गए हो, आपको वहाँ नहीं रोना है और आप रोने लगे, तो क्या होगा, आप अपने संवेगों को समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो संवेगों का समायोजन कहाँ पर प्रभावी होगा? व्यक्तित्व। अरे भाई आपको अगर रोने लगेंगे, बोले यार बड़ा कमजोर दिल का इंसान है, बहुत मतलब आपका व्यक्तित्व वहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है। तो आपका व्यक्तित्व आप किस पर निर्भर होता है? संवेगों पर निर्भर होता है। आप जिस प्रकार से अपने संवेगों का समायोजन या मैनेजमेंट करते हैं, वैसे ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। कक्षा में अगर शिक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका क्या, अगर संवेगों को मैनेज कर ले जा रहे हैं, संवेगों का अच्छा प्रदर्शन आपके अंदर है, संवेगों का सही मैनेजमेंट समायोजन करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका प्रभावी होता है। दूसरी बात है अनुशासन में। भाई अगर किसी आदमी व्यक्ति को अगर गुस्सा नहीं आ रहा है तो शायद वो अनुशासन से रहेगा, अनुशासन से बिल्कुल रहेगा। तो संवेगात्मक समायोजन के लिए प्रभावी होता है। तो उपरोक्त सभी, इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? अनुकरण मतलब होता है कि देख कर सीखना या नकल करके सीखना। मतलब जैसे मान लीजिए हम इस ऐसे लिख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है वो भी देख देख कैसे लिख रहा है, तो क्या हुआ, जैसे हम लिख रहे हैं हमको देख करके वो भी लिख रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं हमको देख करके वो भी बोल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं वैसे देख करके वो भी चलना सीख रहा है, जैसे हम खाना खा रहे हैं वैसे वो भी खाना खा रहा है। तो ये सभी क्या होगा? अनुकरण से सीखने की प्रक्रिया। समझ में आ गया आपको? अनुकरण मतलब नकल करके सीखना, एक दूसरे को देख करके सीखना। तो क्या ये सीखने में प्रभावित होता है? भाई बिल्कुल। छोटा सा बच्चा होता है तो अनुकरण करके ही सीखता है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे छोटा सा बच्चा घर में होता है, उसको सिखाते हैं हाँ ये ऐसे बोलो, दिख दिख कर सीखता है। चलिए दूसरा क्या है कि प्रशंसा एवं निंदा। तो क्या कोई बच्चा है, अगर कोई बालक है पढ़ने में ठीक है, अच्छा खासा पढ़ने में, तो उसकी आप थोड़ा सा बड़ाई कर देंगे, हाँ बेटा आप पढ़ने में सही हो, थोड़ा सा और अच्छा पढ़ लो, तो वो जो सीखने का जो उसका मतलब जो पढ़ रहा होगा, अगर मान लीजिए अभी 1 घंटे पढ़ता होगा तो 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ना शुरू करेगा। मतलब प्रशंसा करने पर भी व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, घटती नहीं बढ़ी जाती है। और निंदा मतलब नहीं पढ़ रहा होगा तो उसका बेइज्जती कुछ कर दीजिए। जैसे कि कहा जाता है भाई आपके साथ भी किया जाता है, भैया तुम कर कितना पढ़ लो तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, तुमको ये नहीं मिलेगा, फलाना लग गया तुम्हारा क्यों नहीं लगा। मतलब निंदा होता है ना। आप लोग घर जाते होंगे तो पूछाता होगा अरे भैया, अरे वो तुम्हारे साथ का वो लड़का था तो उसका तो हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ की वो लड़की थी उसका हो गया फला जगह पर, तुम्हारा नहीं हुआ। तो निंदा होता है। निंदा से भी सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। या तो आप
उसकी बात को सुनकर आपके दिल में लगेगा तो उसको आप कुछ कह देंगे, या तो अपने अंदर उस बात को रख के रहेंगे और आप मेहनत करके उसको नौकरी से जवाब देंगे, उसको बातों से जवाब नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसी जगह अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है, अगर आपको कोई निंदा करता है, कहता है भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो, तो आपसे यही विनती है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसकी बातों का जवाब मत दीजिए। कभी भी किसी के बातों का जवाब जो है आप मुंह से मत दीजिए, अपने काम से दीजिए। तो अगर काम से जवाब देंगे, आप नौकरी पा करके जवाब देंगे तो उसका मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। जब नौकरी पा जाइएगा तो आप जाइएगा उसके मुंह के सामने, बोलेगा बताइए आप ही तो कह रहे थे हमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। बोलेंगे अरे हो गया, अरे वो तो हम मजाक कर रहे थे। तो बोलेंगे अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। देखिए तीसरा हमारा होता प्रतियोगिता। सीखने में प्रतियोगिता भी इंपॉर्टेंट होती है। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन, एक दूसरे से कंपटीशन होगा, कौन पढ़ने में ज़्यादा तेज है, कौन पढ़ने में कम है। तो इसकी वजह से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। तो तीनों हो जाएंगे, तो तीनों का सब मिला करके एक विकल्प हमारा दिया है यह सभी, तो यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा सही आंसर साथियों। तो क्लियर हो गया होगा, इस प्रश्न का विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो प्रेरणा जानते हैं, मोटिवेशन जो दिया जाता है। जैसे मान लो आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो कोई आप जैसे हम ही कहे कि अगर आप पढ़ लोगे तो नौकरी पा जाओगे, कुछ कर ले जाओगे जीवन में, अगर आज आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक, तो मैं प्रेरणा क्या है कि प्रेरणा मतलब होता है कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, उसको जागृत कर रहे हो। तो क्या होता है कि पहला तो आपका हो जाएगा बालक की व्यक्तित्व का आदर। भाई कोई ऐसा बालक है जो मतलब अपने को सोच रहा है कि हम सबसे गए गुजरे इंसान है, तो आप उसको समझाओगे, इसकी वैल्यू दोगे, उसको मोटिवेट करोगे, भाई आपकी भी कुछ वैल्यू है इस धरती पर। अगर आप हो तो बोझ बनकर नहीं हो, अगर आप उस वैल्यू को बढ़ा सकते हो तो शायद वो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बालक की व्यक्तित्व का आदर बढ़ गया। पुरस्कार एवं दंड, अगर आप किसी को पुरस्कार दिए या दंड दिए तो वहाँ से अगर पुरस्कार देंगे तो भी प्रेरणा मिलेगी, दंड देंगे तो भी प्रेरणा मिलेगी। या तो आप प्रशंसा करेंगे तो भी आप उसको प्रेरणा मिलेगी, भर्त्सना करेंगे तो उसको मतलब भर्त्सना मतलब बेइज्जती करना, उसकी बेइज्जती कर देंगे तो उसको शायद उसके बात लग जाए तो कुछ वो कर ले जाए। और इसका इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए ना, इसमें क्या होता है, जहाँ कहीं भी आपका ऐसा प्रश्न आता है जहाँ उपयुक्त सभी आंसर रहता है ना, तो अक्सर बाल विकास में उपयुक्त सभी ही सही होता है, कहीं कहीं गलत हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसे प्रश्न लगे जहाँ पर कोई आंसर ना आ रहा हो, एक दो कन्फ्यूजन हो, जैसे मान लीजिए इसी में कुछ लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि ये सही होगा कि ये सही होगा कि ये सही होगा, भैया जहाँ पर आपको उपयुक्त सभी दिख जाए ना, तो ये उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं वो मूल प्रवृत्ति के आधारित पर होंगे, मूल प्रवृत्ति आधारित होते हैं। जैसे पढ़ना नहीं होता, जैसे हंसना, रोना और डर जाना, मतलब नहीं भय होता है, तो ये सभी हमारी क्रियाएं क्या हो जाएंगी, मूल प्रवृत्ति वाली क्रियाएं हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता, भैया ये बताओ, कोई आदमी है बकलोल मतलब जैसे है कि उसके पास बुद्धि ही नहीं है। आपको हम बताए थे पिछली वीडियो में कि मान लीजिए कोई है जिसका 70 से 80 IQ लेवल को क्या कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं। आप लोग जो पढ़े होंगे, ठीक है, 70 से 80, ठीक है, मंद बुद्धि कहते हैं, या 80 से 90 वाले को मंद बुद्धि कहते हैं। मान लीजिए कैसा कोई व्यक्ति जिसकी IQ लेवल 70 से 80 के बीच में, तो क्या वो सृजनशील बालक हो सकता, नहीं हो सकता। कम से कम उसकी बुद्धि लब्ध सामान्य तो होनी चाहिए। तो बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। भाई जिसके अंदर बुद्धि थोड़ा ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा वो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी वाला ज़्यादा रहेगा। भैया बुद्धि नहीं रहेगी तो कहाँ से क्रिएटिव रहेगा, वो नहीं रहेगा। तो दोनों एक दूसरे से धनात्मक संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ये, विकल्प नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था क्या होती है, इसका विकल्प हो जाएगा हमारा बी, 3 से 6 वर्ष। अब 3 से 6 वर्ष का मतलब क्या होता है, इस वर्ष में स्वकेंद्रित का मतलब क्या होता है कि जैसे बच्चे को अगर आप कुछ खाने के लिए चीज़ें ला कर दोगे तो वो मतलब उसको सब कुछ चीज़ें वो अपने पर ही लेगा, वो किसी को नहीं देना चाहता। जैसे उसको कुछ खाने के लिए ला कर दे देंगे, उससे मांगे हाँ बेटा हमको दे दीजिए, नहीं हम नहीं देंगे। ठीक है, कुछ कपड़े हैं, अच्छा कपड़ा हमको दिखा दो, हम ले लें, नहीं वो नहीं देगा। मतलब क्या होता है वहाँ पर स्वकेंद्रित, मतलब जो कुछ भी है सब हमारा है और किसी का कुछ भी नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा विकल्प बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस
एक से शिशु के अधिगम को सहायता मिलती है। अच्छा, किससे सहायता मिलती है? छोटा सा बच्चा को सहायता नहीं मिलती। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। किसमें सहायता मतलब अधिगम मतलब होता सीखने या पढ़ने लिखने में किसमें सहायता नहीं मिलती है? तो बच्चा अनुकरण करके सीख लेता है, सीखता है, पुरस्कार के द्वारा सीखता है, अगर उसको लगे पुरस्कार मिलेगा, अभिप्रेरणा से भी सीखता है। लेकिन स्कूल का बस्ता, 5 किलो का बस्ता, 10 किलो का बस्ता लादने से सीखेगा? अरे पढ़ेगा नहीं तो क्या सीखेगा? इसका विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था हमारा होता है शैशवावस्था, जिसमें जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक की मानी जाती है। और दूसरा हमारा होता है बाल्यावस्था, जिसमें 6 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक माना जाता है। और किशोरावस्था, जिसमें 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की अवस्था को माना जाता है। अब ध्यान से अगर देखें तो शैशवावस्था को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था को हम कहते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अगर पूछा जाएगा तो शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं क्या होती हैं? तो जो आपके मानसिक विकास होता है सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ होती है उसके सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास ज़्यादा होता है। देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा, फिर बाल्यावस्था में धीमा हो जाएगा, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है। तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों को, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, ये शैशवावस्था के बारे में कुछ चीज़ें थी। और बाल्यावस्था आप समझिए, बाल्यावस्था में क्या है कि बाल्यावस्था को हम कहते हैं गंदी आयु, समूह की आयु, गैंग एज, ठीक है, स्कूल की आयु। तो ये सभी आयु किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सीखने का अनोखा काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, लेकिन शरीर में परिपक्वता आ जाता है, कुछ समझने की क्षमता आ जाती है। ये बाल्यावस्था के लक्षण होते हैं। इसके बाद किशोरावस्था के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दें। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। तनाव, तूफान, झंझावात की अवस्था कहते हैं। और दोस्तों किशोरावस्था को, ये तो आपको समझ आया, किशोरावस्था को तनाव, तूफान और झंझावात की अवस्था कहते हैं। और कुछ है कि किशोरावस्था में क्या क्या विकास होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है, तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं। अगर इसके बारे में डिटेल हम पढ़ें, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में पढ़ें तो बहुत लंबा होगा। तो उसको हम बस कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे हमने आपको उसको बताया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में और कुछ डिटेल दोस्तों जो बचा है तो उसको हम दे करके आपको समझाते रहेंगे, समझ लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।